जेनेटिक मटेरियल से उस इंसान बंद किया ना, लॉक हुआ, लॉक हुआ। हाँ, तो किसी के भी जेनेटिक मटेरियल से, अब देख जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुआ। मान लो जो आप कपड़ा पहने, कपड़ा निकाला आपने, है ना, तो आपके कपड़े में स्किन के कुछ टुकड़े होते हैं, तो उस कपड़े का टेस्टिंग होता है कि नहीं, फोरेंसिक टेस्टिंग बोलते हैं जिसको। तो फोरेंसिक टेस्टिंग में किस चीज का टेस्टिंग होता है, तो कोई भी डीएनए का पार्ट, आप चल रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई आपकी, तो हो सकता है कि आपके बाल के कुछ टुकड़े वहां पे गिर गए हो, कोई बाल नोचो तो बाल के कुछ टुकड़े गिर गए, है कि नहीं। तो ऐसे आप जो है डीएनए, भाई बाल तो डेड होता है, डेड सेल में कहां से डीएनए आ गया। तो जो टिप होता है, जो हेयर का जो टिप होता है, जो देखे आप लोग देखे होंगे, वो स्किन होता है, वहां से पता चलता है। इसके बाद में यदि जो है जैसे मर्डर भी हुआ है और रेप भी हुआ है, तो वहां पे स्पर्म के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ब्लड के, अब ब्लड डेड होता है, ब्लड सेल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आपको पता होगा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, मगर आरबीसी ही होता है क्या ब्लड में, डब्ल्यूबीसी भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी हो सकता है। तो ये सब के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है। तो ये सब से भी हम पता कर सकते हैं डीएनए का, है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जो है, अब स्किन टिश्यू तो डेड है, तो जरूरी थोड़ी ना हो सकता है आपको किसी ने भाई लड़ाई झगड़े में जो है नोचा हो, तो हो सकता है नाखून के अंदर उसके ट्रेसेस मिल जाते, स्किन ट्रेसेस, है कि नहीं। तो ये इस तरीके के कुछ पार्ट है जहां से आपको डीएनए बरामद हो सकता है ना। आगे चल के आप सब बायो वाले हो सकता है कोई फोरेंसिक में जाए, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे काम आता है। अब देखिए क्या होता है, तो कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये भी हो सकता है भाई आपको पता नहीं है कि आपके पिताजी कौन है ना, और वो सामने वाला बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं हूं पापा, तो आप क्या करवा सकते हो, उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा सकते हो कि भाई चलो अपना डीएनए दो और मैं टेस्ट करवा के देखूंगा कि आप मेरे पिता हो कि नहीं, है कि नहीं। तो 100% मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हर इंसान का डीएनए तो अलग होता है। तो अब 100% कैसे मैच होगा यार, मुझे भाई मेरा डीएनए 100% कैसे मैच होगा, 100% मैच होगा हाफ किसके पापा से और हाफ मदर के, तो हाफ सेल्स। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम का अध्ययन किया जाता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम कि उसके पैटर्न सेम है कि नहीं। तो ये एक हर किसी का अपना एक निशान है, इसे ही बोलते हैं क्या बेटा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इट इज नोन एज एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट, याद रखिएगा, दैट ऑकर द टिप ऑफ द फिंगर हैज यूज्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉन्ग टाइम कैन बी अल्टरेड बाय द सर्जरी। तो ये जो है आपका टिप ऑफ द फिंगर, यहां से पहले पता चलता था, इसीलिए आज भी वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, फिंगरप्रिंटिंग। अब इसके बाद में देखिए क्या, सीक्वेंस ऑफ द बेस ऑन द डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर अ पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड द, क्या बोल देते हैं बेटा इसको, बोलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर बाय एनी नोन ट्रीटमेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज नाउ, तो फोरेंसिक लेबोरेटरी में डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना भाई, पैटर्निटी मतलब पिता कौन है माता कौन है, ये जानकारी के लिए, टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी इन एक्सीडेंट और कंपेयर द डीएनए पेरेंट्स और चिल्ड्रन। तो भाई हो सकता है कि भाई आप एक्सीडेंट हो गया है और पता नहीं चल रहा है कि एक बॉडी किसकी है, सर कटा मिला। अब ऐसे सिचुएशन पे कैसे पता करोगे भाई, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो जाएगा। इसके अलावा जो है रेसिकल ग्रुप और द रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कि भाई हमारे उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे हम अपना डीएनए मैच किए किसे, गिब्बन से, है ना, बंदर की एक प्रजाति होती है आपको पता होगा, है ना, तो वहां से हमने किया तो देखा 97% सेम है, इसका मतलब हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, वहां से हुई है कि नहीं। मान लो जाए लक्ष्य बैठा है, लक्ष्य का डीएनए हमने लिया और टेस्ट किया तो बिल्कुल टमाटर के डीएनए से सेम मिला, तो इसका मतलब क्या है कि लक्ष्य जो है ना, कैसा कहां से हुआ है भाई उसका जनरेशन, है ना, कहां से हुआ बोलो, हाँ टमाटर से, ऐसे, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, तो ये याद रखिएगा बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले डीएनए की अगर बात हो रही है तो किस में आ जाएगी, हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और ये भी बताया कि डीएनए को हेरिडिटी क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि डीएनए सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोस है। व्हाट इट इज डीऑक्सीराइबोस, सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की कमी, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, थायमिन।
व्हाट इज थायमिन? मोर स्टेबल अमीनो एसिड है, मोर स्टेबल पैरामिडिन है कि नहीं? तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। उसके बाद में ATGC के बीच में क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो डीएनए स्टेबल हो गया। भाई डीएनए को सेव भी तो करना है कि नहीं? तो उसको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हमने क्या कर दिया? स्टेबल कर दिया कि वो बेवजह का इधर उधर किसी के साथ रिएक्ट ना कर जाए। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है बेटा, जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और इसी को अपन कहाँ यूज करते हैं बेटा? हेरिडिटी में। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखने के लिए सबसे अच्छा है। डीएनए इज मेंटेनिंग द आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कैपेबल टू सेल्फ डुप्लीकेट। सेल्फ डुप्लीकेट को क्या बोल देते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? बोलो। रेप्लिकेशन। लिख लो यहाँ पे ये वर्ड, रेप्लिकेशन। सेल्फ डुप्लीकेशन को का साइंटिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन भी दो टाइप का होता है, एक मियोसिस एक माइटोसिस। नाम सुना है क्या जी? तो ये अभी यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा मैं, बस इतना काफी आप लोगों के लिए जानना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, कैसे होता है, वो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल एक्चुअल द प्रोटीन। अब रेप्लिकेशन तो हो गया, रेप्लिकेशन। अब डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? बोलो। ट्रांसलेशन की ट्रांसक्रिप्शन। शानदार। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, वही लिखा है। एक्चुअली द प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय द वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन द सेल, बट द मैसेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। देखिए बनाता कौन है भाई? मेन कौन है कि भाई ये वाला प्रोटीन बनना चाहिए, इसके बारे में इसका निर्धारण किससे होता है? किससे होता है? डीएनए। क्योंकि डीएनए बनाता है आरएनए और आरएनए बनाता है प्रोटीन बेसिकली। तो आरएनए बीच की एक कड़ी है, बट आरएनए कैसा बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? डीएनए ही डिसाइड करेगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हार्मोन्स। मैंने बताया था आप लोगों को, ये हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो है बायोमोलिक्यूल है, शरीर के अंदर बनने वाला बायोमोलिक्यूल। इसका मतलब उसको आप बाहर से नहीं ले सकते, बाहर से लेना बहुत ज्यादा हानिकारक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ये सब जो टैबलेट्स आते हैं, या वो आईपिल वगैरह जो टैबलेट्स आते हैं, उसमें ना आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन्स होने से वो टैबलेट बहुत ज्यादा कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपका हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है ना भाई? हमारा शरीर का एक साइकिल है, और हमारा शरीर का जो साइकिल है अगर वो इंबैलेंस हो गया तो फिर समझिए। देखिए मेल बॉडी अलग होती है, मेल बॉडी जो है वो रेगुलेट होती है और दूसरे हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड मेजर। अगर हमारे शरीर में मेल की अगर बात करें तो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन हार्मोन से रिलेटेड वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बट फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है ओवेरी। मतलब ये समझो कि हार्मोनल इंबैलेंस से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब फीमेल का बॉडी पूरा का पूरा हार्मोन से ही रेगुलेट होता है, पूरे हार्मोन से। मतलब 100% हार्मोन से ही रेगुलेट होता है। आ रहा है समझ में? तो अब ये हार्मोन्स हर मंथ आपका जो है क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। तो उस इम्बैलेंस को नियंत्रण करने का काम किसका है? ओवेरी का है बेसिकली। आ रहा है समझ में? तो अब ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि आप सोचिए कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नाम सुना होगा आपने, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब हार्मोनल इंबैलेंस से होने वाले डिसीज। और ये सब हार्मोनल इंबैलेंस जो होता है इसका सबसे बड़ा कारण है आपका डाइट। आप अपनी डाइटरी अगर अच्छी रखोगे तो आपका हार्मोनल इंबैलेंस बहुत सही हो जाएगा। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा आपको, जैसे किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो बोलेगा कि राइस खाना छोड़ दो आप। सबसे पहली बात तो यही बोलेगा। तो जितने भी आप शुगर प्रोडक्ट है वो आप खाना छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपकी डाइटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर फीमेल की बात बता रहा हूं। अभी तो आप सब लोग 17-18 में हो तो बहुत सही चल रहा है, सारा रेगुलेशन है। बट जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का एक ही इलाज क्या कि आप अपना डाइट अच्छा रखो। डाइट सही रहेगा आपका तो आपके सारे हार्मोन्स रेगुलेट रहेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं। हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल दैट आर द इंटरसेलुलर मैसेज। इसको अपन इसका एक जो है बड़ा प्यारा सा नाम है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल रेगुलेटर। क्या है? बायोकेमिकल रेगुलेटर नाम है इसका। और इसको हम पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी के अंतर्गत। आप लोगों ने सुना होगा है ना, दो टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक क्या होता है? ब्रेन के द्वारा, जो सीएनएस और पीएनएस जो है कंट्रोल करते हैं, है ना। सीएनएस अपना ये, पीएनएस अपना न्यूरल सिस्टम जो है, स्पाइनल कॉर्ड। और जो है दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन आएगा?
हार्मोन्स आएगा, ठीक है। तो हार्मोन्स आया तो मॉलिक्यूल, हाँ। अब ये देखो हार्मोन्स जो है, इसे हार्मोन्स जो है, इसकी खास बात ये है कि हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में उड़ेल दिया जाता है। आ रहा है समझ? मतलब इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ट्यूब बना हो कि भाई ट्यूब है, ट्यूब से जाके डायरेक्ट वहां जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर बना के इसको डायरेक्ट ब्लड में क्या कर देता है बेटा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है। ऐसा भाई ऐसा नहीं होता कि ट्यूब के थ्रू जा रहा है। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स है, जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, हमने सुना है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, हमने लीवर के एंजाइम सुना है, हमने बाइल डक्ट के एंजाइम सुने। तो ये सब के लिए ट्यूब है एक प्रॉपर, कि भाई ये ट्यूब है, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डाइजेशन चालू करेगा। बट इसके लिए कोई ट्यूब नहीं है, ट्यूबलेस, ये ट्यूबलेस डक्ट है, मतलब इसमें ट्यूब नहीं पाया जाता। आ रहा है समझ में? तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है, पोर्ट मतलब क्या होता है, उड़ेल देना। आ रहा है समझ में? पोर कर देना, उड़ेल देना। डायरेक्टली इन आवर ब्लड स्ट्रीम वी ट्रांसपोर्ट द साइड ऑफ द एक्शन द केमिकल नेचर सम ऑफ द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है बताओ? मेल में। और एंड्रोजन्स किस में पाया जाता है? मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए ये थोड़ी सी गलत जानकारी है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मेल के भी शरीर में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फीमेल के भी शरीर में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और ये रेगुलेट करता है आपकी स्ट्रेंथ को। जैसे टेस्टोस्टेरोन को अपन सबसे ज्यादा मतलब जो है वो जो है मतलब जो है क्या जनरेशन बोलना चाहिए, मतलब एक प्रकार का, नहीं 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 नहीं, क्या जनरेशन बोलना चाहिए, एक जैसे इसका सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो करता है एड्रेनालिन, है ना। तो एड्रेनालिन को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन है वो मोस्टली एड्रेनालिन का ही कंट्रोल करता है। तो जितने एथलीट्स होते हैं उनका अगर आप देखोगे ब्लड, अगर ब्लड टेस्ट करवाओगे उसका, तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा मिलती है। क्योंकि अगर कोई फीमेल है और बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है, स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रही है, स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि हैवी वर्कआउट कर रही है, उसके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा नॉर्मल मेल से ज्यादा मिलेगी। आप अब बोलोगे भाई क्या बात कर, हाँ। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं, मतलब वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। तो वेट लिफ्टिंग से सबसे ज्यादा बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन के बहुत सारे, सॉरी टेस्टोस्टेरोन के भयानक सारे जो है वो जो है क्या बोलते हैं फायदे हैं, और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो जैसे कि हेयर का ग्रोथ होना, गर्ल्स में देखी होगी थोड़ा बहुत, है ना, करवाते रहते हैं वैक्स वगैरह, है ना। तो है ना, तो वो जो है वो क्यों आया? ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। और ये और ज्यादा बढ़ जाता है एथलीट्स में, है ना। तो भाई मेल कंट्रोलिंग हार्मोन है ना, मेल कंट्रोलिंग हार्मोन है। अब इसका भी नियंत्रण कौन करता है? इसका भी नियंत्रण करता है आपका एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। आ रहा है समझ में? मतलब टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन का भी कंट्रोल करता है ये। तो आप जो बॉयज है, आप टेंस वर्कआउट करो, हैवी वर्कआउट करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए। गर्ल्स करेंगी तो उनका भी काफी अच्छा बूस्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, सम आर पॉलीपेप्टाइड, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड एंडोमॉर्फिन्स आर सम ऑफ द अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स सच एज द एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। नाम सुने हो ये सब, है ना? ये सब 10th में तो था यार। बायो भले नहीं पढ़े होगे 11th में, मगर 10th में तो था। 10th तो पढ़े होगे ना, सब अच्छे से पढ़े हुए, सब 70-80% से अबव वाले होगे यहाँ। कोई है 60 वाला? ये तो बैठा है। Hormone has several functions in the body in the help of the maintaining balance of the biological activity in the body. The role of insulin is keeping the blood glucose level within the narrow limit, and the example of this function सुन लो। इंसुलिन एक बहुत ही खतरनाक हार्मोन है ना, मैं आपको बता दूं। इंसुलिन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। और ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये जो हार्मोन है, इंसुलिन की जो बात बोल रहा हूं मैं, बेसिकली ब्लड में शुगर का कंट्रोल का मतलब यह है कि यदि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई है तो आप इंसुलिन के टैबलेट्स लो, इंसुलिन का इंजेक्शन लो, आपका शुगर जो है वो कम हो जाएगा। मतलब इंसुलिन बेसिकली सेल के अंदर शुगर पहुंचाने का काम करता है, ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिएट करता है। और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, इसका रेगुलेशन एक एंजाइम करता है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम। तो ये इंसुलिन, ये सारा काम इंसुलिन करता है। सुनो ना, इंसुलिन जो है किसी को भी
जो है विड्थ में बढ़ाने का काम करता है। मतलब यदि कोई बहुत ज्यादा हैवी है, वजन जिसका बहुत ज्यादा है, तो वो इंसुलिन के कारण, तो आप अगर अपने शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पैदा करो तो आप भी मतलब जो है वो पतले हो सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करने का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई भी फूड मत लो जो इंसुलिन को बढ़ाए। इंसुलिन को बढ़ाए इन द सेंस, आप देखिए कौन सा फूड आप ले रहे हो, आप राइस खा रहे हो तो ये इंसुलिन को बढ़ाता है। गेहूं में ग्लूटीन होता है, आप लोग सुने होंगे। ये जो है ये क्या करता है, हमारे पेट में जाके पैनक्रियाज में जाके, जो बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, ग्लूकेगॉन, नाम सुना है? नहीं सुने हो ना, चलो छोड़ो रहने तो मैं बताता हूं। देखिए क्या करता है ये जो है पैनक्रियाज में जाके, मतलब हमारे पैनक्रियाज में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसको रोक देता है, ग्लूकेगॉन का प्रोडक्शन को बढ़ा। अब इंसुलिन अगर हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम टैबलेट्स लेंगे। इसी कारण आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको क्या बोलेगा, गेहूं खाओ, राइस मत खाओ। राइस तो बढ़ाता है ग्लूकोज को थोड़ी देर के लिए, मगर गेहूं जो है जिसमें ग्लूटीन होता है वो तो जो इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स है उसी को मार देता है। आ रहा है समझ में? बीटा सेल्स होते हैं हमारे, पड़े होंगे पैनक्रियाज में, वो इसका जो है कंट्रोल करता है, तो बहुत खतरनाक है। गेहूं तो और मत खाना। आगे आ जाओ नेक्स्ट। मगर डॉक्टर कभी आपको बोलेगा, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, राइस तो चलो ठीक है आपका इंसुलिन बढ़ा रहा है, मगर गेहूं तो उस सेल को ही मार दे रहा है जो इंसुलिन पैदा कर रहा है। आप परमानेंट आप जो है दवाई पे डिपेंड हो जाओगे, और डॉक्टर यही तो चाहते हैं। डॉक्टर क्यों चाहेगा आप ठीक हो जाओ? डॉक्टर चाहेगा क्या आप ठीक हो जाओ? पानी पीना है, हाँ पी लो hormone are severe function in the body to help the maintain balance of the biological activity in the body. The role of insulin keeping blood glucose level within the narrow limit is an example of the function. Insulin बात नहीं रहे, insulin is released and responsible to the rapid rise in the blood sugar level. तो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड शुगर को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ाने के काम। देखिए अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, कुछ थोड़ी ना होगा, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हमारा लीवर जो है ना, हमारा लीवर जो है और हमारा किडनी एक सर्टेन अमाउंट तक ही शुगर को रोक सकता है। आ रहा है समझ में? उसके बाद नहीं रोक पाएगा। जैसे कि आप लोगों के घर में अगर कोई है शुगर पेशेंट, उनसे पूछिएगा तो यूरिन, उनके यूरिन में भी शुगर की मात्रा होती है। कहां से आ गया भाई यूरिन में शुगर? तो कहां से आया? क्योंकि हमारा किडनी एक सर्टेन अमाउंट तक ही उस शुगर को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बहुत खतरनाक। इंसुलिन की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आप बोलोगे बाबरे क्या है ये, कोई तरीका नहीं है इसको कंट्रोल करने का। ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकेगॉन, ये बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी वो एक वर्ड यूज किया था, ये है ग्लूकेगॉन। ये भी करता है बट ये इंक्रीज द ब्लड लेवल इन द ब्लड, मतलब ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन उल्टा करता है, क्या, ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। अब सुनो, आप मान लो चाहे फास्टिंग पे हो तो आप खाना तो खा नहीं रहे हो, तो राइस आपने लेना बंद कर दिया है नहीं, अब 2 दिन हो गया खाना ही नहीं खाए। ऐसा कब होता है सर? तुम लोग तो मोमोज खा लेते होगे, ठीक है, तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आपने खाना नहीं खाया, तो ऐसे सिचुएशन पे हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज है वो खत्म हो गया। अब ग्लूकोज खत्म हो गया तो फिर कैसे यार आप कैसे सरवाइव करोगे? क्योंकि हमारे ब्रेन को तो तुरंत क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए तुरंत। ये मतलब नहीं है भाई एकदम तुरंत गर्मा गर्म तवे पे सिका हुआ रोटी चाहिए ब्रेन को। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि प्योर शुगर चाहिए अपने ब्रेन को, तुरंत तुरंत ग्लूकोज चाहिए। तो ये काम थोड़ी देर के लिए करता है हमारा ग्लाइकोजन, बताया था। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में, हमारे ब्रेन में और हमारे मसल्स में स्टोर होता है। कि अचानक से आपको दौड़ना भागना पड़ गया तो चलो शुगर दे दिए, थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज दे दिए। लीवर स्टोर करता है और हमारा ब्रेन सेल स्टोर करता है, तो ब्रेन सेल में अब वो भी खत्म हो गया, ग्लाइकोजन भी। अब कैसे करोगे? तो अब हमारे शरीर में ग्लूकेगॉन बढ़ जाता है। इतना बढ़िया हार्मोन है ये, इतना बढ़िया हार्मोन है कि आप अगर पतला होना चाहते हो तो इंसुलिन को छोड़ो, ग्लूकेगॉन पे वर्क करो, अपना ग्लूकेगॉन बढ़ाओ। अगर आप अपना ग्लूकेगॉन बढ़ाओगे तो ये फैट जनरेशन को, फैट को जो क्या करने का काम करता है, ये जो है फैट को
जो है बर्न करने का काम करता है। और देखिए हर चीज जो है ना वो बेटा जीन से कंट्रोल होती है। हर चीज आपके शरीर में कितना ग्लूकेगॉन है, कितना जो है ये है, वो सब इसी से कंट्रोल होता है। आप अपने माँ पिताजी को देखिए, जब आप पैदा हुए तो उनका वजन क्या था? अगर उनका वेट ज्यादा था तो आप बचपन से ही हेल्दी होगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपके माँ पिताजी में से कोई भी यदि जो है इंटेंस वर्कआउट कर रहा है तो आप जीवन भर मोटे नहीं होगे, क्योंकि वो जीन्स डेवलप हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चीज एकदम सही बता रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि यदि चाहते हो अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना तो सबसे पहले अपने लिए अच्छा करो, तभी जो है वो आप अच्छा जीन्स डिलीवर कर पाओगे अपने जो है आने वाले जनरेशन। आ रहा है समझ में? तो आप जैसे भी हो उसमें से सबसे बड़ा, आप फिजिकली जैसे भी हो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आपके पेरेंट्स हैं। जैसे ये दीप थोड़ा हेल्दी है, तो जब ये पैदा हुआ होगा ना तो इसके मम्मी या पापा में से कोई हेल्दी रहा होगा डेफिनेटली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पूछ लेना, आप पूछना जब आप पैदा हुए उस समय का फोटो देखने बोलना, मम्मी पापा फोटो दिखाओ। हाँ, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। ये बात नहीं कर रहे, कौन है बे गधा? दो हार्मोन है, ये दोनों का रेगुलेट करता है कौन सा? एक है इंसुलिन, लिख लो यहीं पे, और दूसरा है ग्लूकेगॉन। क्या है बेटा? ग्लूकेगॉन। हाँ, ये दो हार्मोन है ग्लूकेगॉन, दोनों एक दूसरे के रिवर्स में वर्क करते हैं। ग्लूकेगॉन का काम हाँ शुगर, ग्लूकोज को बढ़ाना। कहां? ब्लड में। कहां से बढ़ा देगा यार, खाना ही नहीं खा रहे तुम। फैट, वही तो बताया, फैट को क्या करता है वो? तोड़ता है ग्लूकोज में। आ रहा है समझ में? आपको पता होगा कि सुक्रोज से भी ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट्स देता है। नेक्स्ट, दो हार्मोन इसका रेगुलेशन करता है, इंसुलिन। आगे देखो, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। देखिए इसको तो अपन जो है 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। नाम सुने हो कि नहीं? 3F हार्मोन नाम नहीं सुने हो? FFF हार्मोन। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, 11th नहीं पढ़े हो क्या? 3F हार्मोन, एक है फाइट, फियर और फ्लाइट, है ना? ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन करता है। जैसे अचानक से आपकी पुतलियों का फैल जाना, अचानक से कोई बोला तेरे को अबे गाड़ी स्पीड मत चला, तो क्यों बोला, अचानक से आपका शरीर एकदम गर्म हो गया, कोई कुछ बोल दिया तो माँ पिताजी के सामने नहीं कर पाते आप लोग, मेरे को पता है मगर हो तो जाते हो ना एंग्री। तो वो जो है वो सबका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? यही करता है, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये तीन चीजों से आपको बचाता है। एक है फाइट, मतलब फाइट करने के लिए आपको तुरंत जो है एनर्जी देने का काम जो है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करने का काम, ये सब का काम करता है कौन? एपिनेफ्रिन। और दोनों सेम है, दोनों का काम सेम है, नाम भले अलग अलग है बट काम सेम है, एकदम सेम है। उसके बाद में जो है इसके बाद में और क्या क्या काम करता है? ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, तुरंत जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस चालू कर देता है ताकि आपके ब्लड को, आपके ब्रेन को जो है वो मिल सके। इसके बाद आप नए नए तरीके से सोचने लगते हो। फाइट, फियर, फियर जो है उससे बचाने का भी काम करता है, डर से बचाने का। अचानक से शेर आ गया सामने, अब तेरी भाग, है ना? पेड़ पे चढ़ जाओ, बस पेड़ तो पे भी चढ़ सकता है शेर तो, है ना? तो फिर कैसे करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में कैसे बचना है, क्या करना है, आपके दिमाग में नए नए तरीके आएंगे। तो ये नए नए तरीकों का जनरेशन कौन कर रहा है दिमाग में? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है ये। ठीक है, मतलब बाहरी जितने भी एक्सटर्नल आप देख रहे हो, आपने देखा, अरे भाई पापा, अरे भाई सामने से निकाल गाड़ी, भाई कहाँ आ गया तू, है ना? आप ठेले पे खड़े हो, मार रहे हो धुआं अचानक से पापा दिख गया, भागो भाई भाई अजीब लग गया था तो वो जो अजीब लगने का जो है, जैसे ही आपके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम अजीब ओ भाई 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 मैं एकदम डर गया था भाई मैं। तो वो जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कर रहा है। हाँ, ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन का मेन जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड्स करता है। इसीलिए थायराइड देखिए, जिनके भी मदर्स या फादर्स को, फादर को नहीं, ज्यादातर मदर्स को होगा, क्योंकि ये भी कंट्रोल होता है सेक्स हार्मोन से, है ना? सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन और एस्ट्रोजन से ही कंट्रोल होता है, मतलब कुछ मात्रा में। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, तो थायराइड का देखिए, आप अगर हेल्थ ज्यादा या कुछ भी है तो आपकी मदर को सबसे पहले अब लेके जाओगे उनको हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले टेस्ट डॉक्टर यही बोलेगा, एक काम करो थायराइड टेस्ट करो।
आप लोगों में से किसी का वेट अगर ज्यादा है, गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं, या किसी फ्रेंड का ज्यादा, आपने अपनी दोस्त को लेके गया, अपने सिस्टर को आप लेके गए, तो डॉक्टर सबसे पहले यही बोलेगा कि आप यार पर थायराइड टेस्ट कराओ। सुने होंगे आप लोग, सबसे कॉमन टेस्ट है ये फीमेल्स का थायराइड टेस्ट। अब होता क्या है इस टेस्ट में, इस पर्टिकुलर टेस्ट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यहाँ पे गले में, इसी को एक ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। बेसिकली ये ग्रोथ का नियंत्रण करता है कि आपके शरीर में कितनी ग्रोथ हो रही है इसका। अब देखिए दो तरीके का हार्मोन होता है ना, तो इसमें अगर सिक्रीशन कम हुआ तो आप हेल्दी हो जाओ, अगर सिक्रीशन ज्यादा हुआ तो आप एकदम सुखड़ू रहो, पतले दुबले, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिक्रीशन इतना ज्यादा है कि आपके शरीर में थोड़ा भी फैट डिपॉजिट नहीं होने दे रहा हो। अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता मेडिसिन से, मैं क्लियर बता रहा, इसको सिर्फ डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक ग्रोथ हार्मोन। इसीलिए जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसका वजन कम होगा ही नहीं। आप देख लेना, आप अगर जिम भी जा रहे होगे, आपका वेट ज्यादा है और सामने वाला सबसे पहले आपको बोलेगा आपका जिम ट्रेनर की थायराइड वायराइड तो नहीं है ना आपको, अब लोग नहीं 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 ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गए चेक करा है ना भाई, 15 दिन से जिम कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 1 किलो वजन कम नहीं हुआ। इस साला क्या है भाई, आप टेस्ट कराओ अपना थायराइड, वजन बढ़ ही नहीं रहा भाई, 5 साल से यही वजन है भाई, क्या है? तो आप टेस्ट कराओ अपना थायराइड। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल में वजन ही नहीं बढ़ा? तो इसका रीजन है, आ रहा है समझ में? अगला है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन बेसिकली दो है, लोग दो बोलते हैं बट मैं उन दो को नहीं मानता, मैं मानता हूं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन को। है अभी है माल भरा है उसमें, है। तो एसी क्या और बढ़ा दूं? ठीक है, सुन तो लो रे गधों, बातचीत बस करते रहोगे क्या? तो देखिए जो है क्या, कहाँ थे यार, भूल गया यार मैं। हाँ, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, तो बेसिकली ये दो हार्मोन ही हैं जो मेन कंट्रोल करते हैं, है ना? याद रखना। देखिए ये जो है आप लोग सबसे कॉमन जो है वो कैंसर आप लोग सुने होंगे, दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन कैंसर, नाम सुने हो? कि फीमेल में सबसे ज्यादा होने वाला जो कैंसर है वो है ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। और रीजन उसका है कि जो एल्वोलाई जो टिश्यूज जो होते हैं उसमें जो है फैट इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि वो फैट जो है धीरे धीरे जो है वो मतलब सेल स्टिमुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। और ओवेरियन कैंसर होने का रीजन ये है कि आप जब बहुत शिशु अवस्था में थे, अपने माँ के गर्भ में थे, मतलब एब्डोमन में थे, पेट में थे आप, तभी अगर आप फीमेल है तो तभी उसी वक्त ही आपके शरीर जो आपके अभी पीरियड्स आ रहे हैं, गर्ल्स की बात बता रहा हूँ, तो वो जितने भी पीरियड्स में जो जितने भी ओवम आते हैं, जितने भी ओवम, वो तब बना था। मतलब जब आप अपने माँ के गर्भ में हो तभी बन गए। मतलब अगर बोल दिया कि भाई 1 लाख ओवम है तो 1 लाख ही है, बस 1 लाख ही है। अब उस 1 लाख का यूज होना कब शुरू होता है? 13 साल से। 13 ईयर से फर्स्ट पीरियड आया, उस वक्त पहला ओवम हुआ, पहला। अब आप सोचो उस टाइम से लेके 40-45, तो उसका एज भी तो है ना भाई। और इतने सारे इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो आप आसपास रह रहे हो, है कि नहीं? तो इतने सारे इन्वायरमेंट फैक्टर, आप जो खाना खा रहे हो, ये सब चीजों की वजह से आपकी ओवेरी जो है, आपके गर्भ में जो आपके पेट में जो ओवेरी है, जो आप किस वक्त जब आप पैदा होने वाले थे उस वक्त बना था, तो वो धीरे 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 डिजनरेट होने लगता है। इसी कारण जितने भी 30s के बाद की फीमेल है जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, उनको बहुत दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में। और इसी में ही सबसे ज्यादा कॉमन सिंड्रोम होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? आप लोग तो पढ़ रहे होगे, पढ़ चुके होगे ये सब चीजें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन फीमेल्स को जिनके पीरियड सही नहीं आ रहे हैं, या जिनके पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम्स है, उनमें डाउन सिंड्रोम होगा ही उनके बच्चों को। तो हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, यदि है, आपको है तो उस चीज का इलाज करवाइए प्रॉपर, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपके अवम को ठीक से रेगुलेट ही नहीं होने देता, ठीक से बाहर ही नहीं आने देता, और ठीक से बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि नहीं? क्योंकि वो बना कब था भाई? जब आप पैदा हुए थे। और आपका बेबी कब हो रहा है? जब आप 26 साल के हो, 25 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल, तब हो रहा है। और जो 30 की बात कर रहे हो उनके बारे में सोचो जरा, तो 30 साल पुराना अवम है बे, समझ रहे हो? 30 साल पुराना अवम।
अब आप सोचो, आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें सीखे वो 30 साल पुराना अवम है, तो ऐसे जो है पेरेंटल कंट्रोल होता है। इसी कारण जो है ज्यादातर जो अगर जैसे लड़का होता है, लड़का जो होता है, जितने भी लड़के बॉयज होते हैं वो ज्यादातर अपने मामा फैमिली से ज्यादा क्लोजर होते हैं। क्लोजर होते हैं मीन्स क्लोजर इन द सेंस, व्यवहारिक नहीं बोल रहा हूं मैं भाई मेरे मामा अच्छे हैं, नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। मतलब क्लोजर मतलब फैमिली रिलेटेड टू डैट। आप अपने चाचा के लड़के से सिमिलर नहीं दिखोगे, मगर आप अपने मामा के लड़के से जरूर सिमिलर। ये होता है, ये ऐसे कंट्रोल होता है, ये होता है, ये होता है। और बॉयज में तो बता रहा हूं मैं, 99% बॉयज को आप ऐसे देखे होगे जो अपनी माँ जैसे ही दिखते हैं, कॉपी एकदम बॉयज में। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है और बेचारे के में एक ही है। और एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? मदर से आता है कि फादर से आता है? मदर से आता है। आ रहा है समझ में? तो ये ऐसा। नेक्स्ट, बात नहीं कर रहे गधा। थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड। ये देखो थायरोक्सिन के बारे में बता, आयोडीनेटेड डेरिवेटिव अमीनो एसिड टायरोसिन है, याद रखिएगा। इसीलिए आयोडीन खाना बड़ा जरूरी है। आयोडीन की कमी से एक हार्मोनल डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज, एक रोग बता रहा हूं जिसका नाम है गोइटर, जिसमें ऐसे गला जो है वो फूल जाता है ऐसे, इसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं, है ना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, देख लेना, गूगल कर लेना, लिख लेना, दिख जाएगा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार? अबे क्या है बे, तेरे को समझ में नहीं? उठ तो वहां से, उठ, अभी बोल रहा हूं ना, एकदम से उठ, यहां बैठ। दूसरों को तो पढ़ने दे कम से कम, इधर बैठ। टाइम पास करवा रहा हूं क्या? बता दे, नहीं पढ़ा था। कहां थे? हाँ, टायरोसिन। तो देखिए ये एक डिसीज होता है, एक बीमारी होता है, बेसिकली इसका कंट्रोल करता है आयोडीन। अब आयोडीन कैसे कंट्रोल करता है? इसीलिए हम देश का नमक खाते हैं, है ना। आ रहा है समझ में? देश का नमक कौन सा नमक? हाँ, जो वैक्यूम है, इवापोरेटेड है, आयोडनाइज्ड है। तो ये देश का नमक खाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो इसीलिए पड़ गई क्योंकि आयोडीन का एकमात्र सोर्स है वो है सी फूड। अब हम तो भाई मछली नहीं खाते, हम तो क्रैब नहीं खाते, हम तो वो क्या बोलते हैं वो झींगा नहीं खाते, तो कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा बताओ? कहां से मिलेगा? नमक, देश का नमक। आ रहा है समझ में? क्योंकि आयोडीन एकमात्र सोर्स है सी वाटर, एकमात्र, ओनली सोर्स, दैट इज द सी वाटर। उसी में ही क्या किया जाता है, आयोडीन को मिला मिला के आपको दे दिया जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये जो ये जो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है, ये सब तभी से हुआ है जब आप एक्सटर्नल फूड के तौर पे क्या लेने लगे, आयोडीन लेने लगे, है ना। और अभी तो मेरे ख्याल से घेंगा जैसा जो डिसीज है, गोइटर जैसा डिसीज शायद ही किसी जगह पे होता होगा। और वैसे भी जो गोइटर है वो एक एक एपिडेमिक और पेंडेमिक, नाम सुने हो? एपिडेमिक डिसीज है। व्हाट इज एपिडेमिक? जैसे ये पहाड़ है, पूरा आसपास पूरा पहाड़ है ना, मतलब पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है मेरा शहर। अब मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब पहाड़ के अंदर रहता हूँ। पहाड़ के अंदर मतलब समझ गए ना, है ना, जैसे नैनीताल मान लो, ठीक है। तो वो कैसा शहर है? आसपास पूरा क्या है? पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ है, और अपन यहां रहते हैं। तो यहां, अब यहां के पानी में तो आयोडीन है नहीं, तो यहां के जितने लोग हैं सबको गोइटर हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। कौन सा डिसीज है ये? एपिडेमिक, है ना, याद रखिएगा। तो एब्डोमल, ये नॉर्मली लोअर लेवल ऑफ द थायरोक्सिन लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म एंड वेयर द कैरेक्टरिस्टिक द लेथार्जीनेस, ओबेसिटी। ठीक है, कम होता है तो मोटापा, और इंक्रीज यदि होगा तो जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? आप पतले दुबले हो जाओगे एकदम सुखड़े से, है ना। उम्र कितनी है आपकी? 35। अब दिख रहे हो एकदम ऐसे कांगड़ी, है ना। भाई कुछ होना चाहिए शरीर में, थोड़ा मतलब लगना चाहिए आदमी है नहीं। हाँ, लोअर लेवल ऑफ आयोडीन, बात करने में सामने थोड़ा लगे भाई, हाँ यार किसी आदमी से बात कर रहा हूँ, है कि नहीं।
डाइट में भी लीड इन द, क्या लिखा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दैट कंडीशन कंट्रोल बाय द एडिशन सोडियम आयन टू द कमर्शियल टेबल सॉल्ट में, दैट इज कॉल्ड, इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं, बोलो बोलो बेटा, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट। इसके बाद देखिए स्टेरॉइड हार्मोन आर प्रोडक्ट बाय द एड्रेनालिन कॉर्टेक्स एंड द गोनेट्स। गोनेट्स मतलब जानते हो ना क्या है, आपके टेस्टिस के अंदर रहता है गोनेट्स, ठीक है, और ओवेरी इन फीमेल, ये दोनों को ही अपन गोनेट्स के नाम से बुलाते हैं। हार्मोन रिलीज बाय द एड्रेनालिन कॉर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन बॉडी। द एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिसोल कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये पीसीओएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। बट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी सोचो, आप अगर एक रात लगातार ऐसा कर रहे हो, एक हफ्ते तक अगर रात में ठीक से नहीं सो रहे हो, तो आपका हार्मोन गड़बड़ हो जाएगा उसी में ही। सोचो इतना ज्यादा ये है आपके, आप लड़ाई हो गया आपका उससे, है ना, तो अब ठीक है आप रो रहे हो रात को एकदम परेशान हो, पागल कर देता है ये आदमी मेरे को, है ना, उसी में ही आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतना खतरनाक है। आगे देखो नेक्स्ट, द मिनरलो कॉर्टिसोल कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन द किडनी। in adrenaline cortex does not function properly, that the resultant may be the addition disease। ये याद रखना, that is addition disease है जिसका कैरेक्टर है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक एड्रेनालिन कॉर्टेक्स से होने वाला डिसीज है। वीकनेस एंड द इंक्रीजेस जो है सुपरसिटिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेस। The disease is the fatal unless in the treated by the glucocorticoid and the mineralocorticoid। Hormone released by the gonads are responsible for the development of the secondary sex character। Testosterone is the major sex hormone produced in male। It is responsible for development of the secondary male character। जैसे कि डीप नहीं है ना, डीप वॉइस, फेशियल हेयर, फिजिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो है एस्ट्राडायोल इन द फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी कैरेक्टर एंड द कंट्रोल ऑफ द मैच्योरेशन साइकिल। प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग द यूट्रस ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये याद रखना। देखिए जो अपन बात कर रहे थे ना, यहाँ पे बेसिकली हार्मोन्स का नाम नहीं दिया है, बट इसका नियंत्रण बेसिकली करता है प्रोजेस्टेरोन। आ रहा है समझ में? अब ये कैसे करता है उसका भी देखिए, क्या है कि हर मंथ जो है फीमेल की जो बॉडी है, जो यूट्रस है, वो रेडी होती है फॉर प्रेगनेंसी, बेबी के लिए। आ रहा है समझ में? हर मंथ। अब क्या होता है वैसे सिचुएशन में, यूट्रस की मोटाई बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है ना। तो यूट्रस की जब मोटाई, जो थिकनेस जब बढ़ जाएगी, तो उसी जगह पे जो है बेबी इंप्लांट होगा, नॉर्मली होना चाहिए, बट नहीं हो पाया, फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो वैसे सिचुएशन पे उसको पूरा का पूरा तोड़ के, नोच के उसको बाहर निकाला जाता है। आ रहा है समझ में? और ये काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन, यही काम करता है। तब जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है, तब तक पीरियड्स नहीं आएगा। और अगर एंड्रोजन अगर ज्यादा हो गया अचानक से, आ रहा है समझ में? तो अचानक से कैसे ज्यादा हो गया? जैसे ही ज्यादा हुआ, एंड्रोजन का लेवल अगर ज्यादा हुआ, थोड़ा भी ज्यादा हुआ, तो पूरे के पूरे जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और बेसिकली ये काम जो है यूट्रस के ब्रेकडाउन का जो काम है, बेसिकली यही ब्लड के फॉर्म में, पीरियड्स के फॉर्म में एक अवम के साथ बाहर आता है, जिसको आप लोग नॉर्मली पीरियड्स बोलते हो। अब ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है कि पूरी लाइफ में, किसी भी फीमेल के पूरी लाइफ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे हाई कब होता है? जब वो प्रेग्नेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां बेबी इम्प्लांट है ना। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा भी कम हुआ तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा, जहां पे बेबी इम्प्लांट है, वो पूरा का पूरा जो यूट्रस है वो रप्चर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलेगा बिना सलाह के दवाई लेना ही नहीं है, किसी भी टाइप की कोई दवाई नहीं लेना है। कोई भी दवाई तुरंत मना कर देता है डॉक्टर। आपको सर दर्द हो रहा है ना, तो भी मेडिसिन नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो फिर एंड्रोजन इंक्रीज होगा। स्ट्रेस लेने से, घर में लड़ाई झगड़ा करने से, आ रहा है समझ? माहौल खराब होता है। बॉयज की बात बोल रहा हूं। तो कभी भी अगर वाइफ आपकी प्रेग्नेंट हो रही है, तो ध्यान रखना कि मेंटली उसको क्या रखना? स्टेबल रखना। क्यों? क्योंकि पूरे फीमेल का बॉडी कहां से कंट्रोल होता है? उसके हार्मोन से, उसके मेंटल स्टेटस से।
तो थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपका बेबी, फिर आपके बेबी को वो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। हो सकता, कितने कितने ऐसे महिलाएं हैं, आप पूछेंगे, बता रहे अपन लोग 6 साल से ट्राई कर रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा। होता है, आता है 3 महीना होता है, फिर जो है बेबी नहीं हो पाता। कारण क्या है उसका? ये सब हार्मोन्स के कारण हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पूरी लाइफ में केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही सबसे ज्यादा हाई होता है। याद रखना ये चीज, ठीक है? तो ये खत्म हो गया अपना ये चैप्टर। समरी अमरी खुद ही पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा समरी, है ना? क्या जाना है? क्वेश्चन कौन करेगा बे? ये सब एग्जाम में थोड़ी ना आएगा। बेबी कैसे होता है, कौन सा हार्मोन का कौन सा लेवल हाई होना चाहिए। बायो वाली मैम से पढ़ना हो सब। ए गधों, चुप रहो, अभी ज्यादा बात मत करो बे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूं मैं, ये क्या ही बोलूं। दर्द था भाई। ओए चुप रहा रे गधी। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक ही ठाक आ जाते हैं यार संडे को भी बच्चे। मैं सोचता हूँ संडे को नहीं आओगे करके। भाई मतलब मैं क्यों अपने से छुट्टी दूं भाई? दया, दया मया नहीं है कोई। वो क्या होता है? अरे भाई मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जब मैं खुद के साथ नहीं करता तो मैं आपके साथ क्यों करूं? मदनी, पेपर लाना बेटा, पेपर पीछे से। सुना, वो झिल्ली में है, झिल्ली फाड़ना पड़ेगा। ये ले ब्लेड ले जा। सुना मदनी, आना बताता हूँ। बीच से फाड़ना झिल्ली को, और सिर्फ एक शीट निकालना। ठीक है, नीचे से ही निकालना, सबसे नीचे से नहीं, बीच से मतलब। थैंक यू भाई।
उधर दे दो। कितने लोग को नहीं मिला? वो पीछे पास करो 3। हेलो हेलो, पीछे। आ रहा है यार, आ रहा है। जितने लोग को नहीं मिला है आ रहा है, प्रिंट आ रहा है। पेपर खत्म हो गया था ना भाई। ये लो, कितने लोग को बचा? सबको मिल गया? भिजवाया तो? अरे दो यार पीछे। चलिए, एक कम है, बाकी लोग को मिल गया। बेटा पास करो तो यार पीछे यार। हेलो 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 सर, ये कौन सी किताब है ये? इतना हल्का प्रिंट भाई। और किसको नहीं मिला? सबको मिल गया। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ विच मेटामिन कॉजेस ऑस्टियो मलेशिया। क्या होता है बोलो? वीकनेस? क्या बोल रहा है बे? विटामिन डी की कमी से होता है बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया। याद है ना? अरे हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो रे गधों। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। ग्लूकोज के बारे में क्या बात सही नहीं है? इट इज एल्डो पेंटोस, क्योंकि ये एल्डो क्या है? या तो एक्सोस हो सकता है या तो पेंटोस हो सकता है। दोनों कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? बेसिक अमीनो एसिड कहाँ है? उसका नाम दिख रहा है? ये दे। अब कैसे करोगे? ग्लाइसिन तो नहीं है? एल्डीन? एल्डीन में बेंजीन रिंग होता है। कहाँ से बेसिक हो गया हो? ग्लाइसिन है। अगर ग्लाइसिन नहीं दिया है तो क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एरलिन है। हाँ एरल। अगला ज्यूट्रायन कौन बनाएगा? है? ग्लाइसिन ना। अरे पगले, अमीनो एसिड जिसपे प्लस। अरे भाई अमीनो एसिड ही ज्यूट्रायन बना सकता है। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो यार। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, आप लोग को याद करवाया था। अमाइलोज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि अमाइलोपेक्टिन 1,4 के साथ साथ 1,6 भी होता है। हाँ या ना? और ए क्यों नहीं? दोनों में अल्फा है। सी, ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वेरियस अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय, प्रोटीन के बीच क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक ही है, सुक्रोज। कौन है? कौन है बोलो? सुक्रोज। कौन रे? नेक्स्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कब से है? क्या बोल रहे हो यार, सी आएगा ना। कार्बोहाइड्रेट कब से हो गया? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेंट्रल डोगमा, बताया था। आगे देखिए, सुक्रोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, याद है ना? इधर देखो, अब वो दोनों नहीं है, तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज गलत, सही है, और बीटा डी फ्यूरेनोज तो सही है। आंसर क्या आएगा? पता है ना, फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्यूरेन। फ्रक्टोज में फ्यूरेन और ग्लूकोज में आयरन। अगला, इन चारों में से कौन सा वाटर सॉल्युबल है? बी। अरे बी है ना पगलों, अबे बोलो ना, हाँ है ना? सही जोड़ीदार है ATGC, AT और GC, बताया था। हाँ है ना? कोई दिक्कत? अगला, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा क्या है? एनोमर है कि एपीमर है? भूल गए? एनोमर्स। पहले कार्बन को ही क्या मानते हैं? पहला कार्बन में अंतर क्या कहलाता है? एनोमर। पहले के अलावा किसी कार्बन में अंतर क्या कहलाता है? एपीमर। नेक्स्ट, द कपल बिटवीन कॉजेस ऑफ द डीएनए थ्रो, कैसे एक दूसरे के साथ में दो जोड़ी कैसे हैं? क्या कहते हैं उसको? कारण क्या है? हाँ, गुड। अब पढ़ते हैं जेई के क्वेश्चन। ग्लूकोज ऑन पैरालोज हीटिंग विथ HI क्या देता है? एनहेक्सेन। अरे हाँ है ना? प्रोडक्ट फॉर्म बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मेल्टोज, मेल्टोज में दो चीजें रहता है, ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। कौन सा है ऑप्शन? बोलो, देखो, चेक करो, चेक करो जल्दी। अल्फा डी ग्लूकोज गलत, गैलेक्टोज नहीं होता। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, चेक करो, गलत है क्या? निकालो किताब, देखो, चेक करो। अगला देखो, लैक्टोज कंटेन अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक बिटवीन द सी एंड ग्लूकोज और C4 ग्लूकोज, सही है ये बात तो बिल्कुल सही है। On the acidic hydrolysis of the glucose, the D-glucose and one molecule of D-galactose, दोनों सही है, ये भी सही है। Lactose is a reducing sugar and give the following test. Lactose C2 is the disaccharide and contain 8 hydroxyl group, तो ये भी सही है। ये चेक करो तो रे, लैक्टोज में क्या है?
फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। निकाले क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को? जल्दी निकालो। सही है ना? क्या है सही आंसर? सी, चेक करो उसको। लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर किसका है? कैसे देखा, कैसे जाना? मैथिल ग्रुप का प्रेजेंट होना। मैथिल ग्रुप का प्रेजेंट होना क्या होता है? वो था ही नहीं ऑप्शन में, आप कैसे करोगे? बोलो क्या है ये? थायमीन ही है। 100% थायमीन है, ऑप्शन गलत दिया हुआ। क्या है ये? चेक कर लो, थायमीन है। समझ आ रहा है? कंपाउंड ए गिव्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन द हाइड्रोलाइसिस। द कंपाउंड ए इज गैलेक्टोज और ग्लूकोज, क्या हो सकता है? लैक्टोज। दो और क्वेश्चन था पूरा पेज बर्बाद होता इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं बता भी चुका था, पढ़ा भी चुका था। A polysaccharide acts on the boiling point of the H2SO4 294 कैलोरी अंडर 233 ATM। यही बोल के मेरे को क्या बोल रहा है कि ये क्या है? स्टार्च। दिखा चुका था इसलिए इसको नोट नहीं किया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। बोलो। हाँ नहीं है ना? आंसर बताओ ना। तो नहीं है तो आंसर बताओ। नहीं है वो तो मेरे को भी पता है। क्या है? बोलो। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रक्टोज क्या होगा? सुक्रोज। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। थ्योरी क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं इसके। ग्लूकोज बताओ क्या होता है, फॉर्मूला, ये सब थ्योरी नहीं करवा रहा हूं इस बार, है ना? आगे चल के टेस्ट में थ्योरी पेपर दोगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसा थ्योरी टेस्ट होता है। पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़े हैं तो थ्योरी टेस्ट दिलाने, मतलब थ्योरी और अलग से करवाने की जरूरत है नहीं। अब सीधा नेक्स्ट क्लास, मतलब कि मंगलवार की क्लास से शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कराएंगे उसके बाद। हाँ बताया ना, तो नहीं है ना तो दो क्वेश्चन, पूरा एक पेज लगता ना, फिर पीडीएफ में भेज दे रहा हूं।